जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमने इसके पहले क्या क्या देखा था, हमने देखा था आर्टिकल 47 और 48 हमने इसकी पहली क्लास में देख लिया था। तो हमारा आर्टिकल 47 क्या था, पोषाहार, मद्यपान तथा नशीली दवाई पर रोक लगाना। ये किसका कर्तव्य होगा, ये होगा हमारे सरकार का कर्तव्य होगा। तो हमारा आर्टिकल 48 क्या है, कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु के हत्या पर रोक लगाना सरकार का काम है। तो देखिए आर्टिकल 48 का क क्या है, पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। तो देखिए पर्यावरण मतलब हमारे आजू बाजू में जो हमारा जो है नेचर, वो क्या है, उसको शुद्ध मतलब जो हवा पानी जो भी है, हम जो हवा लेते हैं, श्वास जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो सब क्या है, उसको पूरा स्वच्छ रखना। पानी जो होता है पीने का, उसको अच्छे से जो हमारे नल का पानी आता है वो क्या है, वो अच्छे से आना। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये है सरकार की जिम्मेदारी। पर्यावरण मतलब देखिए आप जंगल की कटाई हो या कुछ भी हो, आपको उससे क्या करना है, आपको जंगल मतलब पेड़ नहीं काटने देने हैं, जंगल की रक्षा करनी है। वन मतलब जंगल की रक्षा करनी है। तो इसमें यही कहा गया है। पर्यावरण मतलब जो आपके बाजू में जो हवा पानी जो है उसको दूषित नहीं करना है, हमेशा अच्छा रखना है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वन तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि बड़ी बड़ी अभी आप देखते हैं जंगल में जंगल झाड़ की कट मतलब पेड़ की कटिंग हो रही है, तो पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ लगाने चाहिए। तो इसके लिए हवा भी क्या होगी है, पेड़ लगाने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए और वन्य जीव की रक्षा करना मतलब देखिए इसमें ये कहा गया है, जैसे जंगल में कई जानवर रहते हैं, बाघ रहता है, हाथी या हिरन या ऐसे कोई भी जानवर हो, अगर कोई इसको गोली मारता है तो उस पर सरकार क्या कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका ये सब की रक्षा करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। वन तथा वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा करना किसका धर्म है, हमारे सरकार का धर्म है। आप पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते, आपको पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। इसीलिए आप देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण अच्छे से रह सके। और हमारा आर्टिकल 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। तो जैसे हो गया हमारा दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल, जैसे साउथ में हो गए बड़े बड़े मंदिर है, इधर तिरुवनंतपुरम में बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये साइड में जैसे केरल में हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे बड़े बड़े अभी मंदिर है। तो जो राष्ट्रीय महत्व के जो है उनको क्या करना है, उनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है, ये है सरकार का कर्तव्य है। जैसे बड़े बड़े किले हो गए, आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पे बहुत बड़े बड़े किले हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप शिवाजी महाराज के किले हैं, वहां पे रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़। तो ऐसे सभी किलों की क्या है, रक्षा करने का किसका कर्तव्य है, ये है हमारे सरकार का कर्तव्य। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की रक्षा करना ये किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 में यही कहा गया है। तो आर्टिकल 50 क्या है, तो देखिए आर्टिकल 50 दोनों क्या है, 50-50 है। कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। तो देखिए कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से अलग है। कार्यपालिका देखिए न्यायपालिका वाले कार्यपालिका वालों को आदेश नहीं दे सकते, या कार्यपालिका वाले न्यायपालिका। तो इसमें यही कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, 50-50 है। कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। तो ये हो गए हमारे पूरे आर्टिकल 50 तक पूरे हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमें अभी ये देखना है हमारा आर्टिकल 51। तो देखिए बच्चों आर्टिकल 51 है हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारा आर्टिकल 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत क्या है, यूएनओ का सदस्य बना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, उसको मध्यस्थ करना। तो इसी के तहत हमारा भारत क्या है, यूएनओ का सदस्य बना। आर्टिकल 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य
तो हमारा भारत क्या है, यूएनओ का सदस्य बना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आर्टिकल 40 क्या था, आर्टिकल 40 था हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये किसके विचारधारा थी, ये थी गांधी जी की विचारधारा। आर्टिकल 40 क्या थी, गांधी जी की विचारधारा थी। तो ये क्या है, तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि तो देखिए हमारे इसमें क्या कहा गया है, हमारे नीति निर्देशक तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। एक है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी। तो देखिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए गांधीवादी, समाजवादी और एक है वैदिक या उदारवादी। तो देखिए हमारा अनुच्छेद 40 क्या है, गांधी जी का है, ठीक है। अब उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, पंचायतों का गठन होगा। आर्टिकल 43 का ख क्या है, सहकारिता, मतलब कामगारों की जो आप काम करेंगे बड़े लेवल पर, जो गवर्नमेंट का काम होगा वहां पर जो एम्प्लॉयज होंगे, आप उनकी सहकारिता, उनको मिलके उनसे पूछ के आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आर्टिकल 40 क्या है, गांधीवादी है। तो इसमें भी गांधी जी की विचारधारा थी। आर्टिकल 43 का ख, इसमें भी गांधी जी की विचारधारा थी, सहकारिता। तो देखिए ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। तो देखिए गांधी जी का, तो देखिए इसमें भी गांधी जी का है आर्टिकल 46, 47 तथा 48। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 46 में भी कहा गया था विशेष आरक्षण, एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण। ये किसकी विचारधारा थी, ये भी गांधी जी की विचारधारा थी। तो आर्टिकल 46 जो है, देखिए आर्टिकल 46 जो है, ये भी गांधी जी की विचारधारा थी। क्या था, एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण। मतलब देखिए एससी और एसटी अलग अलग आयोग है, जब आपको हम आयोग पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। जैसे हो गया आर्टिकल 47 पोषाहार, मद्यपान, नशीली दवा। तो देखिए गांधी जी जो थे वो शराब के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सभी चीजों पर इतना बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। अगर सभी चीजों पर, शराब पर तब प्रतिबंध लगता तो तुरंत ही सब लोग क्या करते, तो देखिए सब लोग तुरंत ही बोलते कि ऐसा सरकार ने कैसे हुआ, तो बहुत बड़ा क्या होता, इस पर बवाल होता। तो इसीलिए सरकार ने तो सभी चीजों पर ध्यान देकर, ध्यान रखते हुए, समझ सोच कर ये सब बनाया। तो देखिए इसमें तो आर्टिकल 47 क्या है, पोषाहार, मद्यपान तथा नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना। तो ये किसकी विचारधारा थी, ये भी थी गांधी जी की विचारधारा। और एक हो गया आर्टिकल 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू तथा पशुओं की हत्या। इस पर भी रोक लगाना किसकी विचारधारा थी, ये भी गांधी जी की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा थी। तो देखिए आर्टिकल 38 और 39 का क, 41, 42, 43 और 43 का क और 47, ये सब क्या कहते हैं, ये है समाज के लिए है। तो जैसे हो गया देखिए शराब पीना, ये भी तो समाज की भलाई के लिए ही है। तो इसमें यही कहा गया है। तो देखिए कुछ समाज के भलाई के लिए थे, कुछ लोगों के भलाई के लिए थे, कुछ देश के भलाई के लिए था। तो देखिए आर्टिकल 38, तो हमारा आर्टिकल 38 क्या है, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित उपाय देना, ठीक है, उचित वितरण करना। तो ये इसमें कहा गया है, ये किसके लिए था, ये है समाज के लिए। आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 38 है, यह लोक कल्याण के लिए है। जैसे राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड कौन देता है, हमारी सरकार देती है। तो सरकार क्या करेगी, राशन कार्ड देकर जनता को राशन देगी। तो ये समाज के लिए है।
आर्टिकल 39 जो है वो भी समाज के लिए है। आर्टिकल 39 का क निशुल्क विधि कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976, तो ये भी समाज के लिए है। और आर्टिकल 41 क्या है, देखिए आर्टिकल 41 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, तो ये भी क्या है, समाज के लिए है। आर्टिकल 42 क्या था, देखिए आर्टिकल 42 है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, देखिए ये भी समाज के भलाई के लिए ही है। आर्टिकल 43 निर्वाह योग मजदूरी अर्थात वेतन इतना दिया जाए कि वो अपना परिवार चला सके। तो देखिए आर्टिकल 47 में दिया गया है कि पोषाहार, मद्यपान, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना, तो ये भी समाज के भलाई के लिए ही है। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, समान सिविल संहिता, देखिए धर्म चाहे कोई भी हो, उसमें जो तलाक की जो विधि होगी वो क्या होगी, सबके लिए बराबर नियम कानून होंगे। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना किसका ध्यान होगा, सरकार का काम होगा। 6 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको सरकार क्या करेगी, उनका ध्यान रखेगी। आर्टिकल 48 क्या है हमारा, देखिए आर्टिकल 48 यही है हमारा कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। आर्टिकल 48 का कहता है कि कृषि, पशुपालन, ये सब, तो देखिए आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। तो अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक तो क्या हुआ था, देखिए इसमें एक मामला चला गया था कोर्ट में। तो देखिए मिनर्वा मिल जो है, मिनर्वा मिल का एक मामला क्या था, वो था मूल अधिकार के तहत वो चला गया था कोर्ट में। हाँ, मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राधान्यता नहीं दे सकती। तो इसमें ये कहा गया है, मिनर्वा मिल जो एक पेपर मिल थी, तो उसका मुकदमा गया था कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दो ऐसे तत्व है कि इन दोनों को भी डिसबैलेंस नहीं कर सकते, इन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। तो दोनों का एक दूसरे में क्या है, समन्वय होना उसमें जरूरी था। तो इसमें यही कहा गया कि एक जनता के भलाई के लिए है, एक लोक कल्याण, एक समाज के भलाई के लिए है। तो देखिए एक लोक कल्याण के लिए है और एक जनता का भला होगा और वही समाज के लिए है। तो इसके लिए दोनों का समान होना आवश्यक है। तो इसीलिए इसमें डिसबैलेंस नहीं कर सकते, दोनों का समन्वय होना बहुत ही जरूरी है बोल के कहा था। तो आपने जैसे देखा कि नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है कि जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करेगी। तो ये कथन किसने किया था, ये कथन किया था केटी शाह ने। तो उन्होंने ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करेगा। तो जैसे कि हमने हमारे नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। तो देखिए जैसे मूल अधिकार में अगर आपके मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई अनुच्छेद आपको इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें ये कहा गया है, देखिए वो क्या है,
वो इंसान के भलाई के लिए है और ये जनता के भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए है। जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जो पीछे रह गया है उसको आगे लाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये समाज के भलाई के लिए दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, वो समाज के भलाई के लिए है। तो ये हो गया हमारा भाग 4 कंप्लीट। तो देखिए हमें इसमें अभी मूल अधिकार और नीति, हाँ, भाग 3 और भाग 4 में क्या क्या अंतर है हमें ये सब देखना है। जैसे हमने देखा हमारा, तो आप देखिए जैसे आपका मूल अधिकार जो है, आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं या प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान इधर है नीति निर्देशक तत्व में? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूल नीति निर्देशक तत्व आपको मिलता ही नहीं, तो आप उस पर निलंबित भी नहीं कर सकते और प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते। सरकार का मन होगा तो कोई भी आपको देगी या नहीं देगी। तो नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है, तो देखिए इसमें इसीलिए कहा गया है संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व को 5 समूहों में बांटा गया है। आर्थिक न्याय के संबंधित निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, पर्यावरण संबंधित निर्देशक न्याय तत्व और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्व को क्या मिली है, वरीयता मिली है। तो देखिए बच्चों हमारा भाग 4 कंप्लीट हो चुका है, तो हमें भाग 5 देखना है। उसके पहले हम आपको अभी एक दूसरी क्लास लेंगे, हम आपको उसमें डिटेल में बताएंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।